मॉर्निंग 10th क्लास। नेक्स्ट सैम्पल पेपर हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था। 1 नंबर में ये क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है ज़्यादातर जिनके आंसर आपको लिखने होते हैं। तो रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने के लिए लागू किया गया था। ध्यान दें, क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर सब में आता है, तो इसको समझने की पूरी कोशिश करें। जब भारत में भारत के नागरिक अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक राजनीतिक ग्रुप अपना बनाना शुरू करें। तो जब वो राजनीतिक ग्रुप बनाने लगे, आपस में ग्रुपिंग करने लगे, इकट्ठे होते थे, अंग्रेज़ों की नीतियों पर चर्चा करते थे, फिर वो सोचते थे कि उनका किस प्रकार विरोध किया जाए, जो भी वो अन्याय कर रहे हैं, या कैसी प्रणालियाँ हम अपनाएं जिससे अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर कर सकें। तो इन सब से अंग्रेज़ों को नुकसान होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कानून लाते हैं जिससे जितने भी राजनीतिक लोग हैं इन पर लगाम कसी जाए। तो वे एक कानून लाए जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल नए नए बन रहे थे, लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे थे, उनमें से ज़्यादातर मध्यम वर्ग के थे, पढ़े लिखे थे और वकील थे। वो हर चीज़ का कोई ना कोई राजनीतिक तोड़ निकाल ही लेते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम ऐसा कानून लाएं जिससे हम इनको इकट्ठा ही ना होने दें। तो उन्होंने कहा कि हम एक कानून पारित कर रहे हैं, इसका नाम रॉलेट एक्ट है। इसके तहत आप लोग कहीं पर भी 5 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं खड़े होंगे। अगर ऐसा देखते इकट्ठे खड़े हुए सरकार किसी को देख लेगी, तो सरकार ये मानेगी कि ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उन्हें पकड़ के जेल में डाल देगी। अब यहाँ तक तो ठीक था, जेल में डाल दिया तो वकील, ज़्यादातर राजनीतिक लोग वकील ही थे जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो उन्हें विश्वास था कि हम उन्हें मुकदमा लड़ेंगे और जेल से निकाल लेंगे। लेकिन इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या प्रावधान किया कि जिस व्यक्ति को शक के आधार पे अंग्रेज़ सरकार पकड़ेगी, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई केस नहीं होगा, सीधे उसे पकड़ के बस जेल में डाल दिया जाएगा। ये था रॉलेट एक्ट। चाहे अब आप इसको 1 नंबर में है तो 1 लाइन में उत्तर दीजिए, 2 नंबर में है तो थोड़ा लाइनें बढ़ा दीजिए, और बड़ा है तो पूरा एक्सप्लेन करके इसका उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानें केवल एक ही खनिज से बनी हैं। जब एक ही खनिज से बनी चट्टानों की बात आएगी तो वो आएंगी आपकी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें वो चट्टानें जिनमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये सब मिलता है। ये अक्सर एक ही खनिज से बनी होती हैं। इसके विपरीत आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाई और जातीय समूहों में संघर्ष था। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। तो जातीय समूहों में और 2 भाषाई समूहों में अंतर था, संघर्ष था, तो वो तो आपके 2 थे, श्रीलंका और भारत। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ गया आपका। वही ये मुद्रा से रिलेटेड है कि जब पहले मुद्रा नहीं थी, जब मुद्रा हमारे पास नहीं थी, तो हम वस्तुओं का लेन देन कैसे करते थे, कैसे खरीदते थे, पैसा तो था ही नहीं, तो हम क्या करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे, यानी एक वस्तु का आदान, एक वस्तु का प्रदान। तो वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा ही हमारी इकोनॉमी चल रही थी। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी के भी पक्ष में नहीं है। अगर कोई राज्य, कोई सरकार, कोई देश ऐसा है जो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, तो वही धर्मनिरपेक्ष है। इसी को लिखना है आपका। इसकी डेफिनेशन इन्होंने इस तरह दी है कि एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता और जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, तो वो राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। विकास की धारणता का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। तो विकास की धारणता जब भी आए तो इसको ज़्यादा कठिन शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि प्रकृति के साथ मिलजुल कर, संतुलन बनाकर इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे संसाधन बने रहें। यही विकास की धारणता है। ये किसी भी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में इस आंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत की व्याख्या करते हुए टिप्पणी लिखी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले कोई भी वर्ल्ड वार विश्व ने इतने बड़े स्केल पर नहीं देखा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो लोग, एक तो ये औद्योगिक वर्ल्ड वार था, यानी एक होता है ज़मीन के लिए, ये था ज़मीन के साथ साथ हमारे उद्योगों का प्रचार हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया लोग
यूरोप के लोगों को चाहिए था, इसलिए ये यूरोप से शुरू हुआ और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब लगा था सभी सरकारों को 1 महीने 2 महीने हम तो जीत जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन को इन्होंने भर्ती किया सेना में। अब जब यंग जनरेशन सेना में भर्ती हो, यंग जनरेशन क्या होती है, इनकम के लिए काम करने वाली होती है यंग जनरेशन। किसी न किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। अब जितने भी यंग जनरेशन के लोग युद्ध में भाग लेने चले जाएंगे, और युद्ध खिंचता ही चला जा रहा था। जब युद्ध खिंचता चला गया तो लोग मरते भी चले गए। इस युद्ध में कम से कम 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो यंग जनरेशन जो कमाने के लिए तैयार थी, देश की प्रगति के लिए तैयार थी, फैक्ट्री में काम करने के लिए, बिजनेस के लिए तैयार थी, वो सारी की सारी ज़्यादातर जनरेशन युद्ध में मारी गई। तो इस प्रकार देखा गया कि यूरोप में जो महाविनाश मचा, इससे काम काज करने लायक लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य घट गए। एक परिवार में अगर 4 बेटे हैं तो चारों को युद्ध पे जाना पड़ा। किसी का पति, किसी का बेटा युद्ध में चला गया तो परिवार की आय कम हो गई। अब जब परिवार के ज़्यादातर पुरुष युद्ध में मारे गए और युद्ध चला भी कई साल तक, 4 साल पूरे चला है, तो इसके बाद औरतों को घर से बाहर निकलना पड़ा अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव था। इसके बाद ही फेमिनिज्म आता है, औरतें घर से बाहर कार्य में प्रगति भी करती हैं। तो 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ, इससे सबसे बड़ा असर क्या पड़ा, यंग जनरेशन के मारे जाने से इकोनॉमी पे बहुत गहरा, किसी भी देश की इकोनॉमी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय बुनकरों के बारे में है। ये वही है अंग्रेजों की औद्योगिक नीति पर ही आधारित है। 18वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या क्या समस्याएं थी। भारतीय बुनकर क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे और बेचते थे। लेकिन कपड़ा कैसे, कपास से ज़्यादातर बनाया जाता था। कपास हमारे देश में इजीली अवेलेबल थी। कपास खेतों में उगी है, इन बुनकरों ने कपास खरीद ली, यानी कच्चा माल ले लिया और अपना कपड़ा तैयार करके बेचते थे, जिससे ये अच्छे खासे व्यापारी बन चुके थे और खूब अच्छी मात्रा में कमाई कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अंग्रेज भारत में प्रवेश करते हैं। वो भारत का कच्चा माल इकट्ठा ही सस्ते दामों पे खरीदते हैं, अपने देशों में जाते हैं, मशीनों से अच्छे बढ़िया कपड़े बना के लाते हैं और यहाँ के सारे बाज़ारों को इनसे भर देते हैं। पूरी मार्केट में उनका सस्ता माल तैयार हो जाता है, सस्ता माल लोग खरीदते हैं। अब इन बुनकरों की क्या समस्या हो गई, बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई कि जो कच्चा माल पहले ने सस्ते में मिल रहा था अब वो मिल नहीं रहा, क्योंकि सारा कच्चा माल तो लेकर चले गए अंग्रेज। अब जो बचा कुचा जितना भी माल है वो कपास के व्यापारी उस माल को महंगे दामों पे बेच रहे हैं। जब इन्हें ही वह माल, कच्चा माल सस्ते में नहीं मिल रहा, कच्चे माल की कमी हो गई, तो फिर जब ये अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे, कपड़ा तैयार करते थे, वो पहले ही महंगा हो जाता था। तो इनके माल खरीदने वाले लोगों की कमी होती चली गई। अब इनके पास पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे वो हाथ से बनी चीज़ों को वैल्यू देते थे। जो इनकी मशीनों से बनी हुई चीज़ें थी वो तो पूरी मार्केट में भारतीयों को बेच रहे थे, लेकिन वो खुद क्या खरीदते थे, भारतीयों के द्वारा, भारतीय बुनकरों के द्वारा तैयार किया गया अच्छा टिकाऊ माल खरीदते थे। इसके लिए उन्होंने गुमाश्तों को लगाया हुआ था। गुमाश्ते क्या होते थे, ये गुमाश्ता या गुमाश्ते होते थे अंग्रेज़ों के ही कर्मचारी होते थे, परमानेंट कर्मचारी, जिनको वो सैलरी देते थे। वो क्या करते थे, इन बुनकरों से बात करते थे और इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे कि इतने दिन में तुम्हें हमें कपड़ा तैयार करके देना है। ये बुनकर भी सोचते थे हमें कहीं और तो काम मिल नहीं रहा, ये अंग्रेज़ हमें काम दे रहे हैं तो हम काम कर लेते हैं, तो वो तय कर लेते थे। लेकिन फिर ये गुमाश्ते क्या करते थे, अगर जो फिक्स टाइम है उस टाइम में उन्होंने कपड़ा तैयार करके नहीं दिया तो बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से इनके साथ पेश आते थे। उन्हें पीटा जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, डबल काम करवाया जाता था। तो इस प्रकार बुनकरों और गुमाश्तों के बीच कलह बढ़ती जाती थी। सबसे बाद में फिर इन्होंने कहा कि बुनकरों ने कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने अग्रिम की व्यवस्था की। अग्रिम का मतलब होता है हम पहले ही तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन इतने टाइम में तुम्हें माल तैयार करके हमें देना है। तो बुनकर इसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने पहले ही पैसा ले लिया, लेकिन वही बहुत सी प्रॉब्लम्स भारत में हमेशा रहती हैं। तो गरीब लोग थे, उनका पैसा किसी और चीज़ों में खर्च हो गया, वो तैयार माल समय पर नहीं दे पाए। तो समय पर नहीं दे पाए तो अंग्रेज़ों ने टैक्स डबल कर दिया या उनको जुर्माना बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, इन बुनकरों को अपने छोटे मोटे खेत जिन्हें वो जोत लिया करते थे उन्हें भी बेचना पड़ा और बेच के अंग्रेज़ों को उसकी पूर्ति करनी पड़ी। इनका जो मेन पुश्तैनी व्यवसाय था बुनकरी का, वो तो धीरे धीरे समाप्त तो होता ही चला गया।
इसके बाद इसमें एक पॉइंट नहीं दिया गया, तो अंग्रेज़ों ने और बुनकरों को पकड़ा था जिनसे वो अपने लिए सामान तैयार करवाते थे। लेकिन इन बुनकरों ने अंग्रेज़ों के लिए सामान तैयार करने से जब इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे लिए क्यों बनाए, तुमने हमारे पूरी मार्केट तो तबाह कर दी, तो अंग्रेज़ों ने इन सब की उंगलियां कटवा दी थी। तो ये 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बुनकरों की अलग अलग समस्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे।